नमस्ते साथियों, आज की क्लास में हम थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में हम बात करेंगे। पहले की क्लासों में मैंने परमाणु क्या है, अणु क्या है, परमाणु की जो मौलिक कण है उनके बारे में हमने डिटेल से बात कर ली थी। आज की क्लास में हम इन तीनों मॉडल के बारे में डिटेल से बात करेंगे और सबसे विशेष फोकस करेंगे। मॉडल पढ़े हुए आपके हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाता है और किन बातों को अपना माइंड में क्लियर करना चाहिए कि ये बात थॉमसन की है, ये बात रदरफोर्ड ने कही थी और ये बात नील्स बोर ने कही थी। तो डिटेल से बात करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हम लेते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। यहाँ से कि फर्स्ट मॉडल ले लें। थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो परमाणु की संरचना को समझाने के लिए सबसे पहला जो प्रयास किया था वो किसने किया था? थॉमसन ने किया। परमाणु के बारे में डाल्टन ने खोज की थी, लेकिन परमाणु की संरचना को, पहला पॉइंट याद होना चाहिए, परमाणु की संरचना को समझाने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? थॉमसन ने किया था। नाम से क्लियर है कि दिया किसने? जे थॉमसन। अब ध्यान रखना, कुछ जगह थॉमसन लिखा हुआ मिलेगा और कुछ जगह टॉमसन लिखा हुआ मिलेगा, कोई अंतर नहीं है। इंग्लिश के ये उच्चारण का है अंतर है। तो ध्यान है, जे थॉमसन ने दिया कब? बिल्कुल सन आपको याद होनी चाहिए, 1898 ईस्वी में दिया था कि थॉमसन का परमाणु मॉडल थॉमसन ने कह दिया था 1898 ईस्वी में दिया था। और पहली पॉइंट के लिए थी कि परमाणु की संरचना को समझाने के लिए सबसे पहला था इस मॉडल के अनुसार परमाणु को एक धनावेशित गोला माना गया था। इस मॉडल के अनुसार परमाणु को क्या माना गया? धनावेशित गोला माना गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं। और इस मॉडल की तुलना जैसे थॉमसन ने पलंग पुडिंग मिठाई या तरबूज मॉडल से की थी। तो उसके बारे में बातें लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या था कि इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित, इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं। अब यहाँ से आप पॉइंट को समझना कि थॉमसन के परमाणु मॉडल का सबसे मुख्य बिंदु ये था कि उसने जो परमाणु है, सपोज करते एक परमाणु बनाते हैं, उसने एक परमाणु बनाया और ये कहा कि ये परमाणु है, गोले के रूप में बना। इस परमाणु पर ये जो गोला होता है वो क्या होता है? धनावेशित होता है। क्या होता है? धनावेशित। मतलब पूरे परमाणु पर धनावेशित होंगे और इसमें बीच बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बिखरे हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? बिखरे हुए। तो आप सभी जानते हो ये क्या हो गया? आपके इलेक्ट्रॉन। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था, जिसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं। इसके बाद उसने कहा था कि परमाणु है वो विद्युत उदासीन होता है। धनावेशित गोले उसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं, तो उनका जो आवेश है वो बिल्कुल कंप्लीट बराबर होता है। तो ये बात इसी परमाणु की है कि प्रश्न आता है परमाणु उदासीन होता है, कौन से, किसने सिद्ध की थी सबसे पहले? थॉमसन ने। तो इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला जिसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं। और परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि परमाणु, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु पे आवेश होता है, तो परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। उस परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया था कि परमाणु का आकार, इसी ने बताया था कि परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक परमाणु के आकार की बात करें 10⁻⁻10 मीटर होता है। अभी वो 10⁻⁻10 मीटर को आप एक एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो। मतलब एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो 10⁻⁻10 मीटर या इसको हम एक एंगस्ट्रॉम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या होता है जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो वो आपसे पसंद नहीं देगा कि परमाणु का आकार होता है सबके माइंड में 10⁻⁻10 मीटर।
उसका जो पहला ऑप्शन आएगा वो ये आएगा 10 की पावर 10, और अगले ने यहाँ क्या लगा दिया, सेमी। गोल नहीं जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर सेमी में बात कर लें तो 10 की पावर -8 सेमी हो जाएगा। इतनी तो बात जानते हो, और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। यहाँ तक की बात मुझे लगता नहीं कोई कन्फ्यूजन होगा। उसके बाद हम आगे बात करें कि इस जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो देखो, प्लम पुडिंग मॉडल, इस जे थॉमसन के मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। अब जो तरबूज मॉडल में तो आप जानते हो कि तरबूज के जो बीज है उसको उसने किस रूप में माना, इलेक्ट्रॉन के रूप में, और तरबूज का जो काटने के बाद आपको जो लाल भाग दिखाई देता है उसको उसने कहा था धनावेश है। तो पूरे तरबूज पर तो उसने क्या माना था, धनावेश, और इसके जो बीज थे उसको उन्होंने किस रूप में माना, इलेक्ट्रॉन के रूप में, अर्थात उन पे क्या था, ऋणावेश था, उस पर ऋणावेश था। लेकिन कन्फ्यूजन कब होता है, जब प्लम पुडिंग मॉडल के लिए पूछ लिया जाता है कि प्लम पुडिंग में उसने इलेक्ट्रॉन किसको माना और धनावेश किसको माना। तो याद करना है कि प्लम पुडिंग मॉडल की बात करें तो जो प्लम है उसको तो ये किशमिश केक की तरह होता है, प्लम है वो तो किसकी तरह कार्य करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तरह, और पुडिंग पर उसने कौन सा आवेश बताया था, धनावेश। यहाँ बच्चे काफ़ी बार गलती करते थे। बाकी की मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन होगा आपका कि थॉमसन का परमाणु मॉडल। एक चीज़ और, थॉमसन ने जब ये दिया तो उसको नोबेल पुरस्कार मिला था, और वो मिला था 1906 में। विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है कि थॉमसन को जो नीचे जरूर कन्फ्यूज हो जाओगे कि नोबेल पुरस्कार मिला, वो कब मिला था, 1906 में। 1906 में, रदरफोर्ड को 1908 में, और नील्स बोर को 1922 में नोबेल पुरस्कार मिले। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। अब फटाफट हम इसको आगे बढ़ाते हैं, और ये जो पॉइंट लिखे हैं मैंने एज इट इज आपके माइंड में होंगे, तभी टॉपिक आपका क्लियर होगा कि थॉमसन का परमाणु मॉडल कब दिया गया था, 1898 ईस्वी में। मेन बिंदु क्या कहा था कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। यहाँ क्योंकि उस समय प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी, नाभिक की खोज नहीं हुई थी, तो परमाणु को उसने क्या माना, एक धनावेशित गोला माना, और कहा इलेक्ट्रॉन क्या होते, बिखरे हुए होते। और इसी के अकॉर्डिंग उसने ये सिद्ध किया था कि परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, और परमाणु का आकार 10 की पावर -10 मीटर, और ये बिल्कुल याद कर लेना, 10 की पावर -10 मीटर को 10 की पावर -8 सेमी ले सकते हैं। इसमें प्लम होता है, प्लम पुडिंग मॉडल बहुत बार कहा जाता है, जो मिठाई है एक प्रकार की। तो प्लम तो कार्य करेगी इलेक्ट्रॉन के रूप में, और पुडिंग होता है वो किस रूप में होता है, धनावेश के रूप में। तरबूज मॉडल के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम बात करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, थोड़ा बड़ा है और काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने लायक भी है। इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे बात करें, इसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो इस यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पुटअप होते हैं। थोड़ा जले लेते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, पहली बात तो यहाँ आपको याद करनी कि रदरफोर्ड ने ये परमाणु मॉडल कब दिया था, 1911 में दिया था। इस मॉडल को हम नाभिकीय मॉडल या स्वर्णपत्र प्रयोग के नाम से भी जानते हैं, वो सब बातें आ जाएगी। अब यहाँ पर याद करना कि रदरफोर्ड ने जब ये प्रयोग किया था तो इसके साथ इसके दो शिष्य थे, एक का नाम था हैंस गीगर, दूसरा का अर्नेस्ट मार्सडेन नाम था। तो ये याद होना चाहिए कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड ने दिया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है रहेगा। कब दिया था, 1911 ईस्वी में, क्लियर है। और इसके साथ इसके दो शिष्य थे, उनका नाम आपको याद होना चाहिए, हैंस गीगर एवं अर्नेस्ट मार्सडेन, क्लियर है। अब रदरफोर्ड ने किया क्या, जो यहाँ पर आपने मॉडल पढ़ा, लेकिन दो तीन चीज़ें की। एक तो उसने सोने की पन्नी का चयन किया था, दूसरा उसने अल्फा किरणों की बौछार करवाई थी। जैसे आपने वो मेंडल के भी लिए पढ़ते हो कि मेंडल ने मटर का पौधा का चयन किया, तो क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया था। वही बात हम यहाँ पर करेंगे।
पहला पॉइंट कि रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई थी। सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई थी। तो पहली बात ये सोने की जो पन्नी है वो एकदम पतली प्राप्त की जा सकती है, पतली प्राप्त की जा सकती है। आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा तन्यता की जो क्षमता होती है वो सोने के अंदर होती है। तो सोने की एकदम पतली पन्नी प्राप्त की जा सकती है। अब पतली पन्नी होगी तो जो कणों की बौछार होती है वो उसके आर पार निकल सकती है। पहला पॉइंट तो इसलिए सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। दूसरा, हीलियम द्विधनावेशित हीलियम का नाभिक अर्थात उसने अल्फा कण का प्रयोग किया। तो क्या होता है कि अल्फा कण पे एक तो धनावेश होता है, आकार छोटा होता है, प्लस द्रव्यमान कम होने से इसका द्रव्यमान 4u होता है। तो इसके कारण इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है और ये तीव्र गति से सोने की पन्नी को आर पार कर सकता है। तो यहाँ पर आपको बात बिल्कुल मान होनी चाहिए कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1911 में दिया था। दो शिष्य के साथ काम किए थे, हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्शले नाम था। तो अब इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी, अब सोने की जो पतली पन्नी थी उसका लगभग आकार था वो 10⁻⁷ मीटर, या इसको आप 100 नैनोमीटर भी ले सकते हो। कि रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी, कितनी साइज थी उसकी, 10⁻⁷ मीटर या 100 नैनोमीटर। तो रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों, अब अल्फा कण क्या होते हैं ये मैं लिख देता हूं, धनावेशित हीलियम नाभिक होता है। द्विधनावेशित हीलियम का जो नाभिक होता है, द्विधनावेशित हीलियम नाभिक अल्फा कणों या द्विधनावेशित हीलियम लिखो, अल्फा कणों की बौछार करवाई। क्लियर है बात, आकार याद कर लेना। अब इस प्रयोग को हम समझने की कोशिश करते हैं। उसने क्या किया कि एक पतली क्या ली, सोने की बहुत पतली उसने एक पन्नी ली थी। मान लिया ये सोने की बहुत पतली पन्नी है और ये बना दिया यहाँ पे, और उसने एक वर्ताकार यहाँ पे एक पर्दा लगा दिया था, वर्ताकार पर्दा लगा दिया था, और यहाँ से उसने अल्फा कणों की बौछार करवाई। सोने की पतली पन्नी, ये वर्ताकार पर्दा था। ये क्वेश्चन आता है, इस वर्ताकार पर्दे पर अंदर की तरफ जिंक सल्फाइड, नाम भी लिख दूं, जिंक सल्फाइड ZnS का लेप किया हुआ था। तो यहाँ से जैसे उसने अल्फा कणों की बौछार करवाई तो उसने जो बिंदु देखे बता रहा हूँ, अल्फा कणों की बौछार की, तो अधिकांश जो अल्फा कण थे वो सोने की पन्नी के सीधे क्या हो गए, आर पार चले गए, और जाने के बाद टकराएंगे तो टकराने पर यहाँ चमक उत्पन्न हो रही थी। तो लगभग अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी के क्या हो गए, आर पार निकल गए, और निकलने से यहाँ चमक उत्पन्न हो रही थी, उससे उसको पता चल रहा था। उसके बाद उसने देखा कि कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो रहे थे। जाना तो चाहिए था सीधा, लेकिन घूम गए इधर। तो कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी से क्या हो रहे थे, अपने पथ से विचलित हो रहे थे, कुछ अल्फा कण। और फिर उसने ये देखा कि लगभग 20,000 में से एक कण जिस पथ से गया है उसी पथ से घूम के वापस आ गया। अब देखो अल्फा कण हमें अंकों से नजर नहीं आते। उसने क्या, जैसे जिंक सल्फाइड की यहाँ एक परत थी तो एक परत उसने पीछे बनाई, तो उसने देखा कि लगभग 20,000 अल्फा कणों की जब उसने बौछार करवाई तो चमक यहाँ किसी में एक में चमक कहाँ उत्पन्न हुई, पीछे उत्पन्न हुई। तो उससे पता चला कि 20,000 या लगभग, देखो इसको भी आंकड़ा बता दूं कि 20,000 आपका लिखा हुआ है राजस्थान RBSC वाली बुकों में, और जो NCERT वाली बुक है उसमें 12,000 लिखा हुआ है। अब वो दोनों आप आंकड़े याद कर लेना कि RBSC के अकॉर्डिंग तो 20,000 हो गए और NCERT के अकॉर्डिंग 12,000 में से एक कण वापस टकराया। तो इसके आधार पर रदरफोर्ड ने यह अनुमान लगाया कि देखो अधिकांश अल्फा कण क्या सोने की पन्नी के आर पार निकल रहे हैं, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ कण अपने पथ से क्या हो गए, विचलित हुए। तो देखो अल्फा कण पे क्या होता है, धनावेश होता है। नाभिक हमें पता है धनावेश, उस समय पता था, उन्होंने देखा कि नाभिक पर धनावेश होगा तभी तो कण प्रतिकर्षित होगा। तो जो परमाणु का जो धनावेश होता है वो उसके अत्यंत कम भाग पर केंद्रित होता है।
तीसरा कि 20,000 में से 1 कण या 12,000 में से 1 कण वापस लौटा, तो उसका ये कहा कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है और धनावेश है वो परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, जिसको उसने क्या नाम दिया, नाभिक दिया। और इसी कारण नाभिक की खोज का श्रेय किसको ज़्यादा दिया जाता है, रदरफोर्ड को दिया जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लें, ये सब चीज़ें आप जानते हो, बस एक ये अलग से लाइन आप नोट कर लेना कि रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था, जो वर्ताकार पर्दा लगाया था, ये क्या था, वर्ताकार जो पर्दा लगाया था उसके अंदर किस धातु का लेप किया हुआ था, जिंक सल्फाइड ZnS का लेप किया हुआ था। बाकी हम इस पॉइंट को आगे बढ़ाते, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखो ये चीज़ें तो मिटा देते, मेन बिंदुओं पे आ जाते हैं अपने। तो अल्फा कणों की बौछार करवाई, तो बौछार करवाने के बाद उसने क्या दिखा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बिंदुवार देख लें कि उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सोने की पन्नी के आर पार निकल जाते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, पहला पॉइंट था कि उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सोने की पन्नी के आर पार निकल जाते हैं, जिससे ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। दूसरा बिंदु, कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हुए। दूसरा बिंदु क्या था उसका कि कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हुए, जिससे निष्कर्ष निकाला कि कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हुए, जिससे निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का धनावेश भाग बहुत कम होता है, जिससे निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का धनावेश भाग बहुत कम होता है। तीसरा बिंदु हम लिख रहे हैं कि 20,000, ये तो कौन सी बुक में लिखा, RBC वाली बुक में या NCERT में लिखा हुआ आपका 12,000, दोनों लिख दिया मैंने, जैसा आपको उच्च लगे वैसे लिख लेना। 20,000 में से एक कण जिस पथ से गया वापस उसी पथ पर लौट आया। कहता कि 20,000 में से एक कण जिस पथ से गया था वापस उसी पथ पर लौट आया, जिससे निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का धनावेश, जिससे निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का धनावेश सामान्यतः उसके केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे परमाणु केंद्रक या नाभिक कहा। इसी कारण नाभिक की खोज का श्रेय किसको देते हैं, रदरफोर्ड को। कह लिख सकते हो कि इस कारण नाभिक की खोज का
श्रेय किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है, रदरफोर्ड को जाता है। देखो परमाणु का आकार आपने क्या पढ़ा था? 10 की पावर माइनस 10 मीटर। नाभिक का आकार होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, नाभिक का आकार कितना? 10 की पावर माइनस 15 मीटर, जो किसके बराबर होता है? 1 फर्मी मीटर के बराबर। ये आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं और बिल्कुल एज इट इज आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे बात करें कि ये बिंदु हो गए। इसके बाद और भी बिंदु हम इसका लिख सकते हैं अलग, कि इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने ये बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। तो ये 2 बिंदु और लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। 5वां बिंदु, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल थे, उनके मुख्य बिंदु है। इसके पश्चात आपने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां के बारे में पढ़ा होगा। कमी, जो मेन कमी तो उसकी एक ही थी कि रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया। ये कहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों जब चक्कर लगाता तो रियलिटी की उसकी ऊर्जा में कमी आएगी, और ऊर्जा में कमी आएगी तो वो अंत में नाभिक में समा जाएगा, और इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाए तो परमाणु के स्थायित्व बचता ही नहीं है। तो पहला सबसे बड़ी कमी ये थी कि रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता पाया। दूसरा, रदरफोर्ड ये भी नहीं बता पाया कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते। तीसरा, कि परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत ना होकर रेखीय होते। ये 3 बिंदु थे जो रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल से नहीं समझा पाया था, जिसको हमने कमी के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका पहला बिंदु हम यहाँ लिखें कि रदरफोर्ड की कमी की बात करें तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन के वितरण को नहीं बता पाया। और तीसरा बिंदु कि परमाणुओं के स्पेक्ट्रम सतत न होकर रेखीय होते हैं, ये बात नहीं समझा पाया। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसके साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि नाभिकीय भौतिकी का जनक, बिल्कुल 9th की NCERT बुक में बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है, नाभिकीय भौतिकी का जनक। यह लिख देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस है। अच्छा क्वेश्चन बनता है, नाभिकीय भौतिकी का जनक हम किसको मानते हैं? रदरफोर्ड को। किसको मानते हैं? रदरफोर्ड को। और रदरफोर्ड को जो नोबेल पुरस्कार मिला था, अभी वो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं पुरस्कार कि रदरफोर्ड ने मॉडल कब दिया? 1911। लेकिन उससे पहले इससे काफ़ी और भी खोज की थी जिसके कारण इसको नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। कि कभी क्वेश्चन आ जाए कि रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार मिला, तो आप सोचोगे 1911 में तो मॉडल दिया तो उसके बाद मिला होगा। माइंड में बात क्लियर होनी चाहिए। रदरफोर्ड को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1908 में मिला था। NCERT की जो 9th क्लास की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, कोष्टक के अंदर देख लेना भैया। तो फटाफट हम बात कर लें, मेन बिंदु रिपीट हो जाए कि स्टार्ट किया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कब दिया? 1911 में दिया। देखो इस मॉडल को हम चाहे तो स्वर्ण पत्र प्रयोग
क्या स्वर्ण पत्र प्रयोग कह सकते हैं, या इसको रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल भी बोल देते हैं। हाँ, एक चीज़ और बात रह गई कि रदरफोर्ड के इस परमाणु मॉडल को सौर मंडल भी कहा जाता है, सौर मंडल से इसकी तुलना की जाती है। तो ध्यान कि कहीं पर आ जाएगी सौर मंडल मॉडल किससे रिलेटेड है, सौर मंडल किससे रिलेटेड है, रदरफोर्ड से रिलेटेड है। इसके दो शिष्य थे, नाम याद होना चाहिए, हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने इसके साथ ये प्रयोग किए थे। और सोने की पन्नी का आकार कितना था, 10⁻⁷ मीटर या 100 नैनोमीटर आप बोल सकते हो। इसके पश्चात जो अल्फा कण होते हैं वो क्या होते हैं, द्विधनाभिषिक्त हीलियम होते हैं। और ये बिंदु आप जानते हो, यहाँ पॉइंट में जो कन्फ्यूजन था वो मैंने अलग से आपको इंडिकेट कर दिया है। नाभिक की खोज का श्रेय सदैव किसको जाता है, रदरफोर्ड को जाता है। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर अर्थात 1 फर्मीमीटर होता है। नोबेल पुरस्कार कब मिला रदरफोर्ड को, 1908 में। ये सब चीज़ें आपके बारे में बाकी पता ही है। इसके बाद रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद ही तुरंत 2 साल बाद ध्यान रखना कि ये जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर, इन तीनों का एक साथ वर्क किया हुआ था। कि पहले जे थॉमसन के निर्देशन में रदरफोर्ड ने काम किया था, फिर इन दोनों के निर्देशन में नील्स बोर ने भी काम किया था। तो नेक्स्ट मॉडल आता है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, इसके बाद बात करते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। देखो अब आगे अगला पॉइंट अपना, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो सबसे पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए, कब दिया था, 1913 में। नील्स बोर ने परमाणु मॉडल कब दिया, 1913 में। और एक विशेष बात बता दूं कि नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है, रियल में देखा जाए तो वो केवल हाइड्रोजन पे लागू होता है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज है उन सब पर नील्स बोर का परमाणु मॉडल लागू होता है, बाकी अन्य पर लागू नहीं होता है। ये इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी है। तो वो हम आगे लिखेंगे। सबसे पहले कि नील्स बोर ने 1913 में हाइड्रोजन की संरचना और एवं उसका स्पेक्ट्रम समझाने के लिए एक प्रतिरूप प्रस्तुत किया, जिसे हम नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसका पहला बिंदु था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसे ऊर्जा स्तर, कोष या कक्षा कहते हैं, जिसे KLMN या 1 2 3 4 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, न तो वो ऊर्जा का अवशोषण करता है, ना ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। लेकिन तीसरा बिंदु आ गया, जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और उच्च से निम्न में आएगा तो उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसमें उनका कोणीय संवेग MVR का मान NH/2π का गुणज हो, और किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। ये इस मॉडल के मुख्य बिंदु है। फिर हम आगे बात करेंगे। तो पहले लिखता हूँ कि यहाँ से बात करें कि नील्स बोर ने 1913 में हाइड्रोजन परमाणु की संरचना एवं नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना एवं स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए प्रतिरूप प्रस्तुत किया, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित समझते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिन्हें
ऊर्जा स्तर, कोश, कोश का शब्द याद कर लेना कभी कभार, सेल या कक्षा, ऑर्बिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन्हें ऊर्जा स्तर, कोश या कक्षा कहते हैं, जिन्हें क्रमशः के, एल, एम, एन या एन बराबर 1, 2, 3, 4 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो डायग्राम को समझते, सपोज किया कि ये परमाणु का नाभिक है, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश, ये चौथा, आगे भी हो सकते हैं। तो पहले कोश को जो रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा करते हैं, के द्वारा, दूसरे को एल से, तीसरे को एम से और चौथे को एन से। और के लिए देखो, के लिए एन का मतलब कोश की संख्या होती है, तो के लिए एन का मान 1 हो जाता है और एल के लिए एन का मान 2 जाएगा, एम के लिए 3 और एन के लिए 4। तो इस प्रकार से इस नील्स बोर ने इसको रिप्रेजेंट किया। आ जाएगा दूसरा बिंदु कि इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगाते समय, इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते समय, इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो न तो उसमें ऊर्जा में वृद्धि होगी ना उसमें ऊर्जा में कमी होगी। लेकिन तीसरा पॉइंट आपको याद करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, तो सीधी सी बात है, सपोज करो वो के से एल में जाए तो ऊपर वाली कक्षा में जाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है तथा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करने पर, अब ऊपर से नीचे आएगा तो ऊर्जा क्या करे, रिलीज कर दो। निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अगला बिंदु इधर लिख लेते हैं, यहाँ तो स्पेस बचेगी नहीं, कि बिंदु नंबर 4 निकल आ जाएगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MVR, जिनका कोणीय संवेग का मान NH/2π, क्या लिखा है, NH/2π होता है। इसका मतलब यहाँ से बिल्कुल याद, उनसे MVR कोणीय संवेग बराबर हो जाएगा
h/2 पाई। क्लियर होना चाहिए कि n का मतलब क्या है, कोषों की संख्या। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग, r क्या है, कोष की त्रिज्या, और सबसे इंपॉर्टेंट याद करना h को हम क्या बोलते हैं, प्लांक नियतांक। h को क्या बोलते हैं, प्लांक नियतांक। और इसका जो मान होता है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड। यहाँ गलती करवा लेते हैं कि h का मतलब प्लांक नियतांक है, मान है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आप सभी जानते हो, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पांचवा, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। इसके बाद जब अपना नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम कोष के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो ये मुख्य इसके बिंदु थे जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। इसके बाद ये बात आप अपने माइंड में कर लेना कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये मॉडल हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक होता है तो हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज पे ही लागू होता है। इसके अलावा एक होता है जीमान प्रभाव और एक होता है स्टोक प्रभाव, उसको भी ये समझा नहीं पाया था। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक बात याद करनी है कि नोबेल पुरस्कार, नील्स बोर को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो मिला था 1922 में। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि नील्स बोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1922 ईस्वी में। और इसने 3 बुक लिखी थी। नील्स बोर ने कितनी बुकें लिखी थी, 3 बुक लिखी थी। तो क्वेश्चन बचा था कि निम्न में से कौन सी बुक नील्स बोर की है या नहीं है। ये बातें आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए थी। पहली बुक का नाम है दी थ्योरी, नंबर 1 दी थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा, दी थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशंस, एक तो ये लिखी थी। दूसरी बुक है एटॉमिक थ्योरी, और तीसरी बुक की हम बात कर रहे हैं दी डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर। ये बुक किसने लिखी थी, आपके नील्स बोर ने लिखी थी। तो उम्मीद है इतने पढ़ने के बाद इसके जो मुख्य बिंदु है वो आपके माइंड में क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले बात, नील्स बोर का परमाणु मॉडल नील्स बोर ने कब दिया था, 1913 में दिया था। मॉडल में उसने परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रम को समझाने का प्रयोग किया था। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्र, दो शब्दों में आगे कन्फ्यूज होंगे क्योंकि अभी हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कक्षा या जैसे बोलते कोष, उपकोष, कक्षक, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों जिन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है उसको उसने क्या नाम दिया था, कोष, ऊर्जा स्तर या कक्षा नाम दिया था। कक्षा को बोलते हैं ऑर्बिट, और कक्षक होगा वो ऑर्बिटल होगा, जिनको आप क्रम से KL, MN या 1 2 3 4 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कोई इतनी विशेष बात नहीं थी। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बनता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग MVR का मान NH/2 पाई के बराबर होता है। H का मतलब क्या होता है, प्लांक नियतांक, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। और प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2n² होती है। नील्स बोर को वो नोबेल पुरस्कार का मिला 1922 में, और ये 3 बुक लिखी थी वो मैंने नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये चीज़ें जो मैंने यहाँ लास्ट में लिखी है वो सब की सब आपकी NCERT बुक में दी हुई है, इसलिए आपको इनको अच्छे तरीके से याद करने की आवश्यकता। अब काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि सर कोष क्या होता है, उपकोष क्या है, कक्षक क्या है, और इनमें काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आते हुए भी गलती हो जाती है। तो उनकी बात अपनी नेक्स्ट क्लास में रहेगी, और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।